अब हम लोग सीधा सीधी आते हैं रसायन शास्त्र 9वीं कक्षा का जो पहला अध्याय है, हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले हमें समझना होगा कि पदार्थ क्या, ये पदार्थ क्या है, इसके बारे में हमें समझ। तो देखिए, पदार्थ के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं ना, तो ये समझना हमें चाहिए कि हमारी जब आंख खुलती है तो हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं नजर आती। जैसे ये पेन आ रही है, जैसे बुक किताब आ रही, आपके कपड़े हैं पहने हुए हैं, आप चेयर पे बैठते हैं तो चेयर है। जितनी भी वस्तु आप दिखते हैं, वो सारी वस्तु किसी न किसी चीज से निर्मित हुआ है। जैसे मैं कहूँ ये पेन किससे निर्मित हुआ है, तो ये प्लास्टिक। भैया यही प्लास्टिक जो है ना, ये एक पदार्थ हो गया। का नीब ये कौन सी का बना हुआ है, तो धातु का बना हुआ है, यानी पीतल का बना हुआ है या लोहा का बना हुआ है। ये क्या है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, कागजिया पेंसिल है। तो इसमें जो ये पॉइंट है, ये कौन सी का है, ग्रेफाइट कार्बन। जी हाँ, वो भी एक पदार्थ। आप ये कपड़ा पहने हो ना, ये कपड़ा कौन चीज से बना है, सूत से। ये कहाँ से आता है, पेड़ पौधे से। अगर सूती कपड़ा है तो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। और पौधा का जो सूता निर्माण हुआ, वो कौन चीज से निर्माण हुआ है पता है आपको? ये आप इसे नोट भी कर लेना, इसे कहते हैं सेलुलोज। सेल्यूलोज, जी हाँ, सेल्यूलोज से निर्माण हुआ है आपका वस्त्र। आज सेलुलोज क्या है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आप जानोगे कि सुक्रोज, सुक्रोज ये शुगर कैन, ईख के रस उसमें पाया जाता है। फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है। इस तरह सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है, यह एक पदार्थ है। आगे हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, चूंकि रसायन विज्ञान में ही है, तो इनके तत्वों के बारे में, इसके यौगिकों के बारे में, इनके मिश्रणों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हम लोग C6H12O6, ये जिसे ग्लूकोज कहते हैं। आप ग्लूकोज तो आप पीते होगे ना, हाँ जी, ग्लूकोज, इसे ऐसे समझे हम लोग, ग्लूकोज, ये ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। कहने का मतलब ये कपड़ा जो पहनते हो ना, इस यह जो बना है वह कार्बोहाइड्रेट है, या सुक्रोज कहें या फ्रुक्टोज कहें या सेलुलोज कहें, ये सारे क्या है, पदार्थ। कहने का मतलब है जो कुछ भी आप देखते हो, वो जिस चीज से बना हुआ है, वो क्या होता है, तो पदार्थ। क्लियर? पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके लैंग्वेज को लिखने का भी काम हम लोग करें। एक बात हो गया। दूसरी बात क्या है, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि आप अपनी आंखों से जो भी दुनिया में वस्तु देखते हो, सांस लेते हो ना, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो भी सांस जो लेते हो, वो भी कोई ना कोई पदार्थ आपके अंदर जा रहा है। हाँ जी, जो भी वस्तु है वो जिस चीज से बना हुआ वो पदार्थ कहलाएगा। ये बात मैंने बता दिया। अब इसके कुछ गुणों के बारे में बात करता हूँ। पदार्थ जो भी होंगे ना, पदार्थ क्या होंगे, उनकी कुछ ना कुछ आकार होगा, फिर उसका द्रव्यमान होगा, फिर उसकी आय, यानी साइज, आकार, द्रव्यमान और आयतन, ये सारे। जैसे आप देखो ना, दूध देखते हैं, तो दूध को क्या करते हैं, एक बाल्टी में अगर भरते हो तो बाल्टी का आकार बना लेता है, नहीं? और उसी दूध को अगर बोतल में डालो तो बोतल के शेप में आपको दिखाई देगा।
लेकिन वह बोतल में रहे चाहे बाल्टी में रहे, उसका कुछ ना कुछ वजन तो होगा, यानी द्रव्यमान तो होगा। द्रव्यमान मतलब वजन होता है ना। द्रव्यमान यानी वजन की चर्चा हम लोग करते हैं। द्रव्यमान होता है, भार होता है, वेट होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आकार तो होगा, द्रव्यमान भी होगा, और उसका आयतन भी होगा। अब मान लो 1 लीटर दूध आपने लिया, चाहे वो थाली में रखो, या प्लेट में रखो, या डेगची में रखो, या गिलास में रखो, या बोतल में रखो, या बाल्टी में रखो, जहां भी रखोगे भैया 1 लीटर का 1 लीटर तो पुरना है कि नहीं पुरना है ना। ये क्या है? उसका आयतन है। हमने जो पदार्थ की चर्चा किया, इसमें उसकी गुणों की चर्चा जब हम करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ आकार होता है, द्रव्यमान होता है, और आयतन। आकार परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन आकार तो होगा ना उसका, है ना। अब कुछ ऐसी भी चर्चा हम लोग करिए हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे जिस आंख से नहीं भी दिखाई पड़ते हैं, तो हमारी आंख को देखने की उतनी क्षमता नहीं है इसलिए नहीं देख पाते हैं, लेकिन उससे विभिन्न माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप समझ रहे हो ना, एक यंत्र होता है, इसमें लेंस लगा होता है, और उसमें उसके प्रतिबिंब को, उसकी वो जो वस्तु है उसकी आकार को कई गुना बड़ा करके, आवर्धित करके, यानी बड़ा करके, आवर्धित समझो, बड़ा करना, पिक्चर का बड़ा करना आवर्धित कहते हैं। आवर्धन की चर्चा में करना पड़ेगा हमें, इस शब्द को ध्यान रखना। आवर्धन मैंने किया, आवर्धन, आवर ऐसे लिख, आवर, ये याद रखना है शब्दावली को। आप कॉपी में नोट करना, इसके बाद थोड़ा सोचना क्या है। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था? पिक्चर को बड़ा करना है ना, बड़ा करना, बड़ा करना। देखो ये छोटी छोटी बातें जो आपकी सब्जेक्ट में, इसकी पुस्तक में ये बातें नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये आपके लिए उपयोगी है। विभिन्न जगहों पे, विभिन्न अध्यायों में, विभिन्न रूपों में आपका इससे नाता है, इसलिए इनको भी आप ध्यान रखो, है ना। तो पदार्थ की जो मैंने चर्चा किया, ये आप समझ के अनुकूल मैंने चर्चा, और मुझे अब ये करना चाहिए कि इन बातों को हमें एक बार अवश्य जो है इसको राइट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह एक नोट का भी काम करे। तो चलिए आप भी कॉपी खोलेंगे और मेरे साथ थोड़ा स्पीड बनाएंगे आप लिखने का, हैंडराइटिंग अच्छा बने उस पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आपका लिखना, पढ़ना, याद करना, सारा काम यहीं पे हो जाए। समझ रहे हैं स्टूडेंट? आपको उसके अनुकूल चलना है। आप पदार्थ क्या है ना, तो इसके बारे में आप लिखना शुरू करो। चलिए पदार्थ क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अर्थ क्या है, प्रश्न है, तो विश्व की, मेरे साथ लिखिए आप, प्रत्येक वस्तु, अभी आप हो सके तो वीडियोज पर ध्यान न दे करके शब्द पर ध्यान दीजिए, सुनिए और उसे लिखिए। विश्व की प्रत्येक वस्तु इस सामग्री, सामग्री मतलब चीज हुआ, वस्तु है ना, की बनी होती है, बनी होती है। ये पदार्थ, ठीक है। पदार्थ की परिभाषा क्या होगा? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत भारी कहाँ है, बहुत क्लियर है ना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जो था मेरे पास, क्या होता है कि ना, या इसका लिखो, इसका
द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता द्रव्यमान और आयतन तो होता ही है, जो जब होता है तो कैसा, तो निश्चित होता है। और एक चीज मैंने बताया कि आकार या आकृति या फिर बनावट, ये सब क्या होते हैं, तो ये जो है आकृति, आकार और बनावट, ये अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। लेकिन द्रव्यमान और आयतन जो है ना, इससे आप बिल्कुल कोट कर लो, ये आप भी अपने पुस्तक पर जो है ना इसको अंडरलाइन कर सकते हो। देखो, द्रव्यमान और आकृति, ये जो है ना, ये भैया ये निश्चित होगा। ये क्या है, द्रव्यमान आयतन निश्चित होता। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी हो तो उसे पदार्थ कहते हैं, और इसका द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है। रही आकृति, बनावट, आकार, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में, थोड़ा सा और एक चर्चा। पानी आप ले लो ना, पानी अगर है तो पानी अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा ही रहेगा। किसी बर्तन में रखो, वो उसका आयतन 1 लीटर रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस पानी का रूप बदल सकता है। पानी का रूप क्या हो सकता है, पानी होता है, द्रव होता है और गैस होता है, पता है ना। उस रूप में क्या हो गया, तो पानी बर्फ बन गया। द्रव रूप में क्या होता है पानी, तो बस पानी ही कहेंगे इसे। और गैस रूप में क्या होता है, तो वाष्प। अब कहिए, ये बर्फ, पानी और वाष्प, इसकी बनावट तो अलग अलग हो जाएगी, आकृति तो अलग अलग हो जाएगा। उस जब आया तो आकृति उसका फिक्स हो सकता है। बनावट कैसे चेंज होता है, इसकी चर्चा यहां कर दूं। देखो भैया, आगे मुझे इस पर डिटेल चर्चा करनी है, लेकिन हमारा कंसेप्ट यहीं से तैयार हो जाना चाहिए, बिल्कुल यहीं से तैयार होना चाहिए। हमारा जो भी पदार्थ बना हुआ है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। जैसे बताऊं कि यह पेन जो आप देख रहे हो ना, यह पेन जो बना हुआ है, यह बहुत प्लास्टिक का अगर बना हुआ है तो प्लास्टिक के विभिन्न छोटे 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 कणों से मिल करके यह इसका निर्माण। ये कण जो छोटे छोटे हैं, इतने बीच में सटे हुए हैं कि इसमें अगर हाथ में ऐसे डालूं तो ये इनके कण इतने सटे हुए, इनके बीच में जगह नहीं है, ये बात को नहीं जाने देगा इधर। ये है ठोस। द्रव क्या होता है, जैसा पानी, पानी के जो कण होते हैं वो थोड़ा हटे हटे भी होते हैं, इससे सटे सटे नहीं होते। तो पानी में जो हाथ डालो तो उनके कण साइड हो जाएंगे, आपके हाथ घुस जाते हैं। आवास, उसके कण और ज्यादा हटे होते हैं, इतना हटे हैं कि यहां छोरा भाग गया, वहां तो कण हटे हटे। तो ये कण का एक मैंने जो रूप मैंने बताया कि ठोस में क्या होता है कण, तो इस ठोस में कण क्या होता है, तो बिल्कुल साथ साथ होता है, कहने का मतलब बिल्कुल पास पास होता है ये कण। जैसे ऐसे अगर बनाए तो ये ध्यान देंगे, ऐसे अगर करते हैं ना, इनके बीच में भी थोड़ा सा जगह हो सकता है, लेकिन इनके कणों के बीच में जो यहाँ चर्चा कर रहा हूं मैं, इनके बीच में जगह इतना कम है, ये इतने पास में है कि इसमें कोई दूसरा वस्तु घुसने का साहस ही नहीं कर सकता। और भी बातें हैं भाई, ये कण एक दूसरे के साथ खींच करके पकड़े हुए भी है उसमें। हाँ हाँ, ये भी बात आगे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा आप एक समझ विकसित कर रहा हूं मैं, है ना। फिर अगर द्रव लेते हैं ना, तो द्रव में क्या होता है, ये कण तो है लेकिन थोड़ी
दूरी दूरी पे होती है। और जब दूरी दूरी पे होता है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स, ये इसको नहीं खींच पा रहा है, इसको नहीं खींच रहा, मैंने दोनों को खींचने वाला ताकत नहीं लगा हुआ है, तो उसमें सारे कण एक दूसरे को खींच के रखे हुए हैं, ऐसे सटा सटा। अब पानी में ये बल थोड़ा कम है, धीरे हटा हुआ है, इसमें हाथ घुसाओगे, ये कण है, ये कण है, बीच में हाथ डाला, यूं घुस, पानी साइड, ये साइड, क्योंकि इसको खींच के पकड़ने का ताकत कमजोर है। समझ रहे हैं? वास्तव में क्या होता है ना, ये तो बेचारा इसके कण एक ठो यहाँ डाला, एक ठो यहाँ भाग गया, वहां भाग गया, वहां भाग गया, जहां मना घूमो। अरे आप अपने घर में थोड़ा सा एक सेंट लगा लो, एक बूंद सेंट, इस कमरे में हो, कमरे के इस कोने से उस कोने तक सेंट की खुशबू पहुंच जाती है। क्या पहुंचता है? सेंट में क्या है? गैस है, जो गैस के कण यहाँ से यहाँ घूमने के लिए फ्री होते हैं। जो अपने घूमने वाला हो तो उसके बीच में कोई घुस जाए तो क्या दिक्कत है? हवा जो भरा हुआ ये गैस है, आइए तो फ्री टू मूव है, घूम रहे हैं, इससे मेरा हाथ भी आराम से घुस जाता है। पानी में हाथ घुस जाता है, पानी में हाथ डालते तो कुछ कण तो मेरे पानी पानी का कुछ कण मेरे हाथों पे आकर सट जाते हैं, मेरा हाथ गीला भी हो जाता है। लेकिन वही ठोस में इतने ज्यादा सटे हुए ये कण हैं और आपस में इतना कस के जुड़ा हुआ है, इसके बीच में अगर हाथ डालूं तो ये जाने नहीं देगा। अब समझ में आया कि इनके आकृति बनावट अलग अलग हो सकती, लेकिन 1 किलो बर्फ, 1 किलो पानी, 1 किलो गैस किसी तराजू पर तौलो, समझ रहे हैं ना? किसी तराजू पर तोलोगे, ये अगर 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा, या 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा। इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि इसका द्रव्यमान होता है, इसका आयतन होता है। आयतन का अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह जगह छींकता है, स्थान को घेर पीस लेता है ना? आयतन एक जगह लेती है। तो देखिए, प्रश्न तो घुमा कर ही पूछ सकते हैं। अब जगह की चर्चा मैं नहीं किया, इसका मतलब सही बात तो ये बात नहीं कि मैंने चर्चा नहीं किया, तो अब वो भी मैं लिख ही दूं क्या? लिखिए ना एक पॉइंट, क्या दिक्कत है? पदार्थ, स्थान, घेरती, या कहें एकती, जो अच्छा लगे। अर्थ की चर्चा मैंने ये अभी विज्ञान के दृष्टिकोण से। अब ये जो पदार्थ है ना, इस पदार्थ का जो फिर निर्माण हुआ है, इसके दृष्टिकोण से भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि हाँ, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ऐसे क्या कहा है? ये कहा है पंच तत्व। तो थोड़ा सा हम लोग पंच तत्व की भी चर्चा करेंगे। इसे पंचभूत भी कहा गया है, शास्त्रों में इसकी चर्चा की। पंच तत्व क्या है? तो पंच तत्व के बारे में सुने होंगे, नहीं तो आप सुनो और उसे समझो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ते निर्मित यह अधम। मतलब इस शरीर का जो निर्माण हुआ है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर के हुआ है। आज मैंने बताया कि पदार्थ क्या है, तो वस्तु जो देखते हैं वो जिस चीज से बना हुआ है, तो ये शरीर भी जो बना हुआ है कौन चीज से बना हुआ है समझ बात? ये शरीर भी बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है? ये भी 5 तत्व से मिलकर के बना हुए। तत्व क्या है? ये तो पदार्थ। आगे हम तत्व यौगिक मिश्रण की चर्चा करने वाले हैं, जो पदार्थ के ही रूप है। पदार्थ को ही हम लोग तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ तो हमारा शरीर, यानी दार्शनिक आज जो विज्ञान कहता है ना,
उसका इतिहास में भी अगर हम जाते हैं तो ऐतिहासिक संदर्भ में भी यह दुनिया जो निर्मित है, दुनिया में जितनी वस्तुएं निर्मित है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ध्यान देंगे सजीव या फिर निर्जीव, ये दोनों जो निर्मित हैं तो पंच तत्व से निर्मित है। यहाँ पंच तत्व से निर्मित है। कहा गया क्या, हम लिख लेते हैं और रखना भी चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति के हिसाब से उन तत्वों को समाकलन भी होना चाहिए। क्षिति, जल, पावक, मान डालिए क्षिति जल पावक, गगन, समीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा। क्षिति मीन्स क्या होता है, धरती, पृथ्वी। क्षिति मतलब पृथ्वी, जी हाँ। और जल का मतलब तो समझते हम लोग पानी। पावक मतलब होता है अग्नि। गगन यानी आकाश। समीरा, समीर मीन्स होता है हवा। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और हवा, इनसे ही यहाँ की सारी वस्तु धरती पर जीव हैं। जीव का अस्तित्व क्यों है, कैसे है? यदि पानी यहाँ नहीं होता तो जीव होता, धरती नहीं होती तो यहाँ जीव होता। अग्नि का मतलब है प्रकाश से, सूर्य की ताप यदि धरती पर न आए, समझो आप, सूर्य की रोशनी अगर धरती पर न आए, धरती पर जीव होगा? आप एक पौधा को ढक के रख दो, जो हरा भरा पौधा है उसको ढक दो 5 दिन के लिए, ऐसा ऐसा हाल होगा, जला हो ये सारे गुण। ठंडे में कोई पौधे का बदवार भी नहीं होता है, छाया में आप लगा दो कोई पेड़ नहीं बढ़ पाता है। आकाश, आकाश क्या देती है, प्रकाश देती है। यानी सूर्य की प्रकाश जो आती है ना, और ये उष्मा देती है ना सूरज, हवा। इस 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, माने उष्मा, प्रकाश और हवा, इन्हीं से हमारे दुनिया में, विश्व में ये वस्तुएं पदार्थ हैं उसका निर्माण हुआ। पंच तत्व का निर्माण पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, हवा। लाइन याद करना आती है, याद करो मेरे साथ। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक बोलो 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 आप भी। क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 तय निर्मित यह अधम शरीरा। तय निर्मित यह अधम शरीरा, इससे निर्मित होता है यह हमारा अधम शरीर। तो ये हमारा इतिहास जो है, हमारा जो दर्शन है, ये भी कहता है और साइंस भी कहता है ना। साइंस के बारे में थोड़ी चर्चा मैं करता हूं। विज्ञान भी इस चीज को कहता है। कैसे, आप देखो ना, CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। सूरज की प्रकाश, फिर तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान होता है ना, क्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश हो, क्लोरोफिल हो, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, और फिर इसके साथ आ जाएगा कौन चीज, के साथ आ जाएगा जल। तो फिर से एक बार लिखते हैं, में CO2 प्लस H2O, ये मिलके बनाता है C6H12O6।
तो देखिए यहां पर हमने लिखा था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश, और फिर यहाँ पर ऊष्मा लिखे थे कि 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के जब तापमान यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का हो, अगर क्लोरोफिल में उपस्थित हो, सूर्य की प्रकाश हो और तापमान इतना हो तो निर्माण होता है C6H12। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये है हवा। H2O क्या है? जल। रासायनिक सूत्र H2O जल का है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हवा है ना। यहाँ O2 भी निकलता है, ये तो चीज है। अब इन दोनों चीजों के अलावा ये जो सूरज की प्रकाश है, यही तो आकाश है। आकाश से मिलता है, यहाँ तो बता दिया मैंने, है ना। आकाश, सूरज की प्रकाश, तापमान, अग्नि। अब देखो, हवा, जल, अग्नि, आकाश और धरती यदि है तो धरती पर यदि क्लोरोफिल, पृथ्वी तत्व में ही क्लोरोफिल है जो पौधों में होता है। धरती पृथ्वी जो है क्लोरोफिल देती है पौधों। हवा मिलती है, जल डालते हैं, जल पानी डालते हैं या पृथ्वी में धारण होता है। ये सब मिलकर के ये जब निर्माण करता है और इससे जो जीव का निर्माण होता है, ब्लू ग्रीन अलगी बीजीए, यह साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। ये साइनोबैक्टीरिया है का निर्माण होता है। यह एक बैक्टीरिया का निर्माण होता है, यानी जीव की रासायनिक आधार पर। इसी को कहते हैं क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज जीवों को ऊर्जा देती है, ऊर्जा का स्रोत होता है। आप ग्लूकोज ठग के आते हो, पीते हो ना ग्लूकोज, यहाँ इसी वातावरण में जब ये सारा चीज देते हैं तो वहां बैक्टीरिया का निर्माण होता है, और यही बीजीए बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया हम है, तरह का बैक्टीरिया है। इस तरह से हम लोगों ने समझा है कि पदार्थ जो है वह उसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी जो चर्चा किया है कि पदार्थ क्या है, कि विश्व की प्रत्येक वस्तु सामग्री से बने तो पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है और आयतन होता है जो कि निश्चित होता है। आकार, आकृति, बनावट भी होती है, लेकिन वो अलग अलग हो सकती है ना। अब इसके बावजूद हमने इतिहास के दृष्टिकोण से भी पंचतत्व को समझने का, पदार्थ को समझने की कोशिश किया है। ये पदार्थ जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, हवा इत्यादि से जो पंचतत्व बना हुआ है, इसी से दुनिया का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसी से यहाँ पर सजीव और निर्जीव वस्तुएं पाई जाती है।